हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूएस और चाइना के दूसरे ट्रेड वॉर के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के एक बड़े प्लेयर के बारे में जो है डॉक्टर रेड्डी। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव। आज है मंडे 27 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे न्यू स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की पहली स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में जो आने वाले टाइम में दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को पूरी तरह बदल सकता है। हम बात करेंगे ट्रंप के बहुत अलग ट्रेड पॉलिसी अप्रोच के बारे में। इस स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले एक क्लियर पिक्चर सेट कर देता हूं। देखिए, अमेरिका में होने वाली हर छोटी बड़ी बात पे हम रिएक्ट नहीं करना चाहते। न्यूज साइकिल्स काफी एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं और हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका काफी बड़ा असर हो सकता है, और ट्रेड पॉलिसी उन्हीं में से एक है। ये फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमी के काम करने का तरीका बदल सकता है। एक और बात क्लियर कर लेते हैं, कोई फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेमवर्क्स के बारे में सोचना जरूरी है। स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी डायनामिक समझने से हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। और अभी का टाइम शायद इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे अनइवन फेजेस में से एक बन सकता है। हाल ही में जापान के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप या एमयूएफजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है ट्रेड वॉर 2.0 विल बी डिफरेंट। इस रिपोर्ट में फ्यूचर में होने वाले नए ट्रेड टेंशंस के बारे में डिटेल एनालिसिस दिया गया है। इस रिपोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंस पे आज हम फोकस करेंगे। पहला पॉइंट है फ्रैगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से हमने एक नए इकोनॉमिक फेज में एंटर किया है जिसको एमयूएफजी फ्रैगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन बोलता है। डेटा देखें तो ग्लोबल ट्रेड ओपननेस 50% के पीक पर था और अब ये गिर रहा है। ग्लोबल ट्रेड ओपननेस जीडीपी के परसेंटेज में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ट्रेड लिबरलाइजेशन का एरा भी अब खत्म हो रहा है। यूएस ट्रेजरी के फॉर्मर सेक्रेटरी हेनरी पॉल्सन ने 2018 में बोला था, आफ्टर 30 years of globalization, we now face the very real prospect that an economic iron curtain may descend। ये बस कहने की बात नहीं है, ये अब दुनिया की इकोनॉमी का रियलिटी बन रहा है। अब रिपोर्ट के मेन मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि ट्रेड वॉर 2.0 क्यों अलग होगा। एमयूएफजी के एनालिसिस के हिसाब से इस नए ट्रेड वॉर के कुछ अलग फीचर्स होंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा स्पीड। ट्रंप के पहले टर्म में ट्रेड वॉर को अपने पीक पे पहुंचने में लगभग 3 साल लगे थे। इस बार मेजर एक्शंस इनॉग्रेशन के कुछ हफ्तों में ही शुरू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप की टीम के पास पहले से लीगल आर्किटेक्चर और टूल किट है। ट्रंप की टीम ये पहले कर चुकी है और इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। दूसरा फैक्टर होंगे ब्रॉड टैरिफ्स। इस बार स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टारगेट करने के बजाय यूनिवर्सल टैरिफ्स लग सकते हैं। हर प्रोडक्ट पे 5 से 10% तक टैरिफ्स हो सकते हैं, और चाइना के टैरिफ्स 25 to 30% से बढ़कर टोटल 40 to 60% तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी फैक्टर है वल्नरेबल कंट्रीज। जो देश 2017 से यूएस और चाइना के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर हो सकता है। वियतनाम, मेक्सिको, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया जैसे देश ज्यादा वल्नरेबल होंगे। यूरोपियन यूनियन और खासकर जर्मनी भी हाईली एक्सपोज्ड है। इसका गुड्स ट्रेड जीडीपी का 71% है। यूएस के डिसीजंस का इफेक्ट तो ग्लोबली असर करेगा, पर चाइना पर इसका एक इंटरेस्टिंग इंपैक्ट होगा। एमयूएफजी के रिपोर्ट के हिसाब से 60% टैरिफ्स के कारण यूएस के चाइनीज इंपोर्ट्स पूरी तरह खत्म हो सकते हैं, लेकिन चाइना के पास भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टूल किट है। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला टूल है करेंसी डिवैल्यूएशन। चाइना ने 2018-19 ट्रेड वॉर में युआन को 10% तक डिवैल्यू किया था। इस बार भी वो ऐसा कर सकते हैं। एमयूएफजी के एनालिसिस के हिसाब से यूएसडी सीएनवाई पहले क्वार्टर में 7.4 और दूसरे क्वार्टर में 7.5 तक गिर सकता है। दूसरा टूल होगा स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। चाइना कई क्रिटिकल मिनरल्स के ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए चाइना जर्मेनियम इंपोर्ट्स में 54% कंट्रीब्यूट करता है। ये गैलियम जैसे मिनरल्स का भी इंपॉर्टेंट सप्लायर है जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा टूल है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। चाइना के पास $760 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। ये उनके $1.3 ट्रिलियन के पीक से तो कम है, लेकिन अगर वो इन्हें सेल करते हैं तो बॉन्ड मार्केट पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। चौथा और आखिरी टूल है कॉर्पोरेट सैंक्शंस। चाइना के पास अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल और अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट है जो यूएस कंपनीज के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। इस लिस्ट में जो देश होते हैं उन्हें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। इन देशों के ट्रैवल राइट्स पे भी असर पड़ता है। अब इस नए ट्रेड वॉर के ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का मॉडल दिखाता है कि अगर एक्सट्रीम सिनेरियो में चाइना 45% टैरिफ्स और दुनिया के बाकी देशों पे 15% टैरिफ्स लग जाए तो वर्ल्ड ट्रेड बेसलाइन से 10% नीचे गिर सकता है। जीडीपी इंपैक्ट्स भी वैरी कर सकते हैं।
कनाडा और मेक्सिको का जीडीपी बेसलाइन से 3.6% और 3.1% नीचे गिर सकता है। मार्केट्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस दिखेंगे। 2018-19 के ट्रेड वॉर्स की बात करें तो S&P 500 6% तक गिरा था, जो एक नॉन रिसेशन ईयर के लिए एक बड़ा नंबर है। आने वाले ट्रेड वॉर के शुरुआत में यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट्स जीडीपी का सिर्फ 11% है, जो ट्रेड शॉक्स को बेहतर सह सकते हैं। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स जैसे ब्राजीलियन रियाल और मैक्सिकन पेसो ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे। ट्रंप के टैरिफ्स का यूज भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। वो इन्हें एक ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी टूल के जैसे यूज करेंगे। नेटो कंट्रीज पे जीडीपी के 2% से 5% तक डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का प्रेशर, मेक्सिको पर इमिग्रेशन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस और पनामा कैनल जैसे स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर नेगोशिएशंस, सब पॉसिबल है। HEFG का रिपोर्ट जी जिनपिंग के 4 रेड लाइंस के बारे में भी बात करता है। इन्हें समझना जरूरी है। इन रेड लाइंस के हिसाब से सीसीपी की पावर अंडरमाइन करना, उन पे डेमोक्रेसी पुश करना, उनके इकोनॉमिक राइज को रोकना या ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने की किसी भी कोशिश को चाइना नहीं सहन करेगा। ये फ्रेमवर्क बताता है कि चाइना का रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है आने वाले टाइम्स में। इस पूरे सिचुएशन को अगर समराइज करें तो ये 2018-19 का रीप्ले नहीं है। ये ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा चेंज है जो बहुत तेजी से और कॉम्प्रिहेंसिवली आने वाला है। यूएस और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज डीकपलिंग की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको इन फाइनल थॉट्स के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये सिचुएशन काफी ड्रामेटिक लग सकता है, लेकिन इसके बारे में पैनिक करने की जगह इन्फॉर्म रहिए। ग्लोबल इकोनॉमी रेजिलिएंट है और नए ट्रेड पैटर्न्स उभर कर आएंगे। चैलेंज ये है कि इस डिस्ट्रप्शन को दुनिया कैसे नेविगेट करता है, ये हम टाइम के साथ देखते रहें। अगली स्टोरी में हम डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के बारे में बात करेंगे। इन्होंने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए और इसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट ये था कि उनका स्टार कैंसर ड्रग रेवलिमिड का एक्सक्लूसिव राइट जनवरी 2026 में खत्म हो जाएगा। कंटेक्स्ट के लिए, रेवलिमिड डॉक्टर रेड्डीज के रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स रहा है पिछले कुछ सालों में। ये कंपनी के एबिटा में लगभग 40% कंट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन अब इस एक्सक्लूसिव राइट के खत्म होने के साथ डॉक्टर रेड्डीज का एक मेजर रेवेन्यू सोर्स खत्म होगा। ये कंपनी के लिए एक गैप बन सकता है जिसे नए प्रोडक्ट्स या स्ट्रैटेजीज के साथ फिल करना पड़ेगा। इस न्यूज के बाद डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक प्राइस गिर गया। Q3 अर्निंग्स के बाद स्टॉक प्राइस लगभग 7% तो गिरा ही, पर इसके बाद ये और भी नीचे चला गया। डॉक्टर रेड्डीज के पास एक पोटेंशियल सेवियर भी है। वो है कंपनी का एंटी डायबिटिक ड्रग सेमाग्लूटाइड में बेट। 2026 के अर्ली मंथ्स में कनाडा जैसे मार्केट्स में इस ड्रग लॉन्च होने की उम्मीद है। लेकिन मार्केट ने जो शार्प रिएक्शन दिया है उसे समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि भला हो क्या रहा है। सबसे पहले हम रेवलिमिड के एक्सक्लूसिविटी लॉस का इम्पैक्ट और फार्मा पेटेंट्स का रोल समझेंगे। जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नया ड्रग डेवलप करता है तो उसमें सालों की R&D एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क होता है। ये रिस्क लेना फायदेमंद बनाने के लिए इन कंपनीज को पेटेंट्स दिए जाते हैं जो उन्हें लगभग 20 सालों तक एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग राइट्स देते हैं। इस पीरियड में कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकवर करते हैं और प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पेटेंट्स एक्सपायर होता है, दूसरे कंपनीज जेनेरिक वर्जन्स लॉन्च कर सकते हैं जो ड्रग के प्राइस और रेवेन्यू दोनों को काफी गिरा देते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में और भी बहुत बारीकियां होती हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हमने पूरे फार्मा इंडस्ट्री को काफी डेप्थ में कवर किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं। रेवलिमिड एक कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है जो डॉक्टर रेड्डीज के लिए स्टार परफॉर्मर रहा है। लेकिन ये ड्रग उन्होंने डेवलप नहीं किया था। इसका ओरिजिनल पैटेंट सेलजीन कॉर्पोरेशन के पास था। डॉक्टर रेड्डीज ने पेटेंट्स को चैलेंज किया और सेटलमेंट के बाद 2022 में लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ये ड्रग सेल करने लगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिविटी जनवरी 2026 में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और रेवेन्यू काफी डिक्लाइन होगा। इस गिरावट को फार्मा वर्ल्ड में पेटेंट क्लिफ कहा जाता है, जो रेवेन्यू के एक स्टीप ड्रॉप को इंडिकेट करता है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए अब जो बड़ा होप है वो है सेमाग्लूटाइड। इस ड्रग को नोवो नॉर्डिस्क ऑलरेडी ओजेम्पिक के ब्रांड नेम के साथ बेच रहा है। ये ड्रग टाइप 2 डायबिटीज और वेट लॉस के लिए ग्लोबली पॉपुलर हो रहा है। अगर डॉक्टर रेड्डीज इसका जेनेरिक वर्जन सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं तो ये रेवलिमिड के रेवेन्यू लॉसेस को ऑफसेट कर सकता है। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज सेमाग्लूटाइड कनाडा में 2026 के अर्ली मंथ्स में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स में डिलेज का रिस्क हमेशा होता है। कंपटीशन भी एक प्रॉब्लम होगा। 2026 में सेमाग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायर होने के बाद सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं बल्कि कई और फार्मा प्लेयर्स मार्केट में आ जाएंगे जो प्रॉफिट मार्जिन्स पे प्रेशर डाल सकते हैं। पेटेंट्स एक्सपायर होने के साथ फार्मा कंपनीज अब बायोसिमिलर्स और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स पर फोकस कर रहे हैं। इन्हें डेवलप करना मुश्किल तो है, लेकिन इससे कंपटीशन भी कम होता है।
डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट ने बायोसिमिलर्स और इनोवेटिव ड्रग्स को अपने फ्यूचर ग्रोथ का स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पार्ट भी बताया है। यूएस मार्केट के लिए कंपनी अगले कुछ सालों में 15 से 20 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, लेकिन ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है और सक्सेस गारंटीड नहीं होता। फिलहाल मार्केट डॉक्टर रेड्डीज के प्रोस्पेक्ट्स पर डिवाइडेड है। न्यूवामा जैसे कुछ एनालिस्ट ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये मानते हैं कि नए लॉन्चेस जैसे सेमाग्लूटाइड कंपनी के अर्निंग्स रिटेन करने में मदद करेंगे। दूसरी तरफ एमके ग्लोबल जैसे एनालिस्ट कॉशियस हैं। उनका कहना है कि प्राइसिंग प्रेशर्स और की लॉन्चेस पर लिमिटेड विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है। मार्केट के रिएक्शन को नंबर्स के एंगल से देखें तो डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक प्राइस Q3 रिजल्ट्स के बाद 7% से गिर गया। डॉक्टर रेड्डीज के केस से फार्मा इंडस्ट्री के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का एक क्लासिक एग्जांपल देखने को मिलता है। पेटेंट एक्सपायरी एक बड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन ये कंपनीज को इनोवेट और डाइवर्सिफाई करने के लिए मजबूर भी करता है। अब ये देखना होगा कि सेमाग्लूटाइड डॉक्टर रेड्डीज को बाउंस बैक करने में कितनी मदद करता है, ये तो टाइम ही बताएगा। चलिए अब हम टिडबिट्स पे नजर डालते हैं। आईफोन यूजर्स और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलग अलग प्राइसिंग के कंप्लेन के बाद सीसीपीए ने ओला और उबर को नोटिस भेजा है। कंप्लेन्स ये थी कि आईफोन यूजर्स को सेम रूट के लिए ज्यादा चार्ज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन फूड डिलीवरी और टिकट बुकिंग एप्स जैसे सेक्टर्स के सिमिलर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पर भी फोकस करेगा। इसी कंटेक्स्ट में एप्पल को भी नोटिस मिला है यूजर्स की कंप्लेन्स के बेसिस पर कि iOS 18 प्लस अपडेट के बाद बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, फोन्स ओवरहीट हो रहे हैं और एप्स मैल फंक्शन कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इन दोनों इश्यूज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा है और यह भी कहा है कि गवर्नमेंट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप में जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने का प्लान अनाउंस किया है। ये डेटा सेंटर एनवीडिया के ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर्स का यूज करेगा, जिसका गोल है इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना और एआई सुपर कंप्यूटर्स और रीजनल लैंग्वेजेस में लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करना। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस एआई प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए हैं, जो इंडिया को एक लीडिंग एआई हब बनाने के सिग्नल को एम करता है। लेकिन लिमिटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे हर्डल्स अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। इंडियन गवर्नमेंट 2025 के लिए अपने एग्रीकल्चरल बजट को 15% बढ़ाकर 1.7 लाख करोड़ रुपीस करने का प्लान कर रहा है। ये पिछले 6 सालों का सबसे बड़ा इंक्रीज होगा और स्टैग्नेंट रूरल इनकम और राइजिंग फूड इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का शेयर 1.3 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ाया जाएगा। फंड्स का यूज सीड वैरायटीज इंप्रूव करने, स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने और पल्सेस, ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं देव और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।